माइटोकॉन्ड्रियन। A mitochondrion is like this. Its inner membrane is smooth. Sorry, its outer membrane is smooth and inner membrane is folded. Outer membrane is smooth and inner membrane is folded. Such folds are called cristae. This is the outer membrane and this is the inner membrane. Outer membrane is smooth and inner membrane is folded. Inside ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। बारिश की वजह से बेटा कुछ लाइट वगैरह का मसले मसाइल हैं और नेट के कुछ मसले मसाइल हैं। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। जो इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नजर आ रहा है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा। This is an outer mitochondrial membrane and this is actually an inner mitochondrial membrane. ठीक है, तो इसमें एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
ठीक है, चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है रिस्पायरेशन, ठीक है, इसका काम है सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ये दरअसल सेल्यूलर रिस्पायरेशन में जो है वो मदद देता है। सेल्यूलर रिस्पायरेशन से क्या मुराद है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि C6H12O6 plus oxygen giving rise to carbon dioxide and water। साथ में आपको क्या मिलेगी? साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगी? साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये दरअसल आपके पास सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो है ये उसके अंदर मदद देती है। ओके, आप जरा गौर करें कि हम जो भी खाते पीते हैं, जो उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है वो फाइनली कहां तक जाती है? वो फाइनली हमारे सेल तक ग्लूकोज जाता है और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है हमारे आखिरी सेल तक जाती है, एक एक सेल तक जाती है, और वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। और साथ में क्या होता है? साथ में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हमारे मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है, हमारी बॉडी मुख्तलिफ एक्टिविटीज वगैरह में इस्तेमाल होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है, इसको हम सेल्यूलर रिस्पायरेशन का नाम दे रहे हैं। ओके, therefore it is called power house of the cell। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रायोसोम्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रायोसोम्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, अब एक बात और सुन लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, ये इसका वाहिद फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बेटा आप एक लफ्ज सुनेंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिव। रेप्लिका कहते हैं फोटोकॉपी को। ठीक है, रेप्लिका किसे कहते हैं? रेप्लिका कहते हैं फोटोकॉपी को। माइटोकॉन्ड्रिया जब जरूरत पड़ती है 1 से 2, 2 से 4 इसमें डिवाइड होने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, इसमें डिवाइड होने की एबिलिटी रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली द सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर। इट कैन डिवाइड्स बाय इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद से जो है वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, वो खुद से जो है वो डिवाइड हो सकता है। दिस इज एक्चुअली सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर। ठीक है, वो दरअसल सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर होता है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक मौजूद है, अगर जरूरत पड़ी तो ये बीच में से 2 टुकड़े होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट की तरह। क्लोरोप्लास्ट भी जब जरूरत पड़ती है, जब सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है
तो वो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बना लेता है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया जब जरूरत पड़ती है तो वो खुद से बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं दैट दिस इज एक्चुअली सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर, इट कैन डिवाइड्स बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद से जो है वो डिवाइड हो सकता है। रेप्लिका कहते हैं फोटोकॉपी। जब भी एनर्जी की नीड है ये खुद से 1 से 2, 2 से 4 बना लेता है। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। दूसरी खास बात यह है कि आप एक सेंटेंस लिखा हुआ पढ़ेंगे, अ पर्सन एक्चुअली इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर। ठीक है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, अ पर्सन इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मदर ओनली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझ लें, देखें, जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट बनने के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइन होते हैं। ये जो स्पर्म है जब आगे इससे फ्यूज होता है तो फ्यूज होने पे इसकी टेल बाहर रह जाती है और उसका न्यूक्लियस स्पर्म का अंदर चला जाता है। यहां पे सिर्फ न्यूक्लियस उसके अंदर जा रहा है, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया ओवम में नहीं जाते। ओवम के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, आगे जो जाइगोट आता है या जो भी बेबी की फॉर्मेशन होती है, आगे जो जाइगोट आता है या जो बेबी की फॉर्मेशन होती है, उस बेबी की फॉर्मेशन में, उस जाइगोट की फॉर्मेशन में, ठीक है, उस जाइगोट और उस बेबी की फॉर्मेशन में आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया बेबी तक ट्रांसफर होते हैं वो दरअसल ट्रांसफर होते हैं आपके पास एक ओवम के अंदर जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होते हैं जाइगोट के अंदर, ठीक है, तो वो दरअसल एक बेबी जो है वो इनहेरिट करता है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी इंसान है वो एक्चुअली अपनी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनहेरिटेंस में लेते हैं। तो अ पर्सन एक्चुअली इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर साइड ओनली। कोई भी पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट करता है, नॉट फ्रॉम द फादर। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में मौजूद होते हैं, कोई किसी के ध्यान में ये बात है कि क्या स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते? लेकिन स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन उसकी टेल में होते हैं, और टेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बाहर, टेल बाहर रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है। तो इस हवाले से आप ध्यान में रख लें कि अ पर्सन एक्चुअली इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर। ये बात क्यों बताई जा रही है? ये बात इसलिए बताई जा रही है कि अगर अगर माँ जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है तो उसके आने वाले तमाम बच्चे, तमाम बेटे बेटियां जो हैं उनमें आपको वो डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, उनके आने वाले जो बच्चे हैं उनके तमाम में आपको बेटे बेटियों में वो डिफेक्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिफेक्ट जो है वो आपको मिलेगा आने वाले बेटे बेटियों में। So what we are saying that a person actually inherits mitochondria from the mother side only and not from the father. ठीक है, फादर से माइटोकॉन्ड्रिया वो इनहेरिट नहीं करता।
कर लें, नोट कर लें इसको। मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिखी है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है और माइटोकॉन्ड्रिया IA अगर लिखूंगा तो वो होगा प्लूरल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रायोसोम्स भी बोलते हैं। SOME सोम जो लिखा हुआ आता है, सोम का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूं, सोम का वर्ड कहीं भी लिखा हुआ आएगा, इससे मुराद होती है आपके पास सोमा। सोमा का मतलब होता है सेल, ठीक है, सोमा का मतलब होता है सेल। करें जरा इसको, नोट करें। और वाई फंक्शन इसका क्या है? वाई फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है आपके पास सेल्यूलर रिस्पायरेशन। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब में ये मौजूद है और उसका वाहिद फंक्शन है आपके पास सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल बेटा करना है तो पूछ ले। एक बात जो मैंने दो बातें आखिर में रिपीट की, मैं फिर से बता दूं, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर। क्या मतलब? इसके पास इसका अपना DNA होता है, ये जब मर्जी चाहे जरूरत पड़ने पे ये 1 से 2 में डिवाइड हो सकता है या अपनी तादाद बढ़ा सकता है जब भी जरूरत पड़े तो, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर। इसके बाद आइए दूसरी बात मैंने लिखी कि अ पर्सन एक्चुअली इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर। रीजन ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बनने के लिए तो ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं। स्पर्म का जो बड़ा हिस्सा होता है वो पीछे रह जाता है, बाहर रह जाता है और जाया हो जाता है, और न्यूक्लियस दाखिल होता है। तो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ओवम के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि अगर मदर में कोई माइटोकॉन्ड्रिया का कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, कोई बीमारी अगर है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, तो वो जो है वो बेबी वो इनहेरिट करेगा, या वो पर्सन उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें बेटा बेटी वो सारे वो इनहेरिट करेंगे, ठीक है, बिकॉज के वो डिफेक्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो मदर के अंदर मौजूद है, ठीक है। चलें, इसके बाद आइए अगला ऑर्गेनेल आपको बताने जा रहा हूं, और वो अगला ऑर्गेनेल है आपके पास लाइजोसोम, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो वो आपको बताने जा रहा हूं आपके पास है
लाइसोसोम। आपको बेटा मैंने एक बात पीछे बताई दी है कि आपका आधा चैप्टर 11 चैप्टर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे बेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहां जाएंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया इतनी डिटेल में पढ़ना है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने इंशाल्लाह बहुत सारी डिटेल में पढ़ना है। चलिए, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं, लाइसोसोम के बारे में बात करने जा रहा हूं। लाइसोसोम आपके पास इस तरह के राउंडेड और ओवल शेप ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, राउंडेड और ओवल शेप्ड। ठीक है, ये राउंडेड या ओवल शेप्ड ऑर्गेनेल होते हैं। इनके गिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन होती है। They have single membrane around it. और एक लाइसोसोम के अंदर मोर देन 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एक लाइसोसोम के अंदर जो है, लाइसोसोम का बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ओवल और राउंडेड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और सिर्फ एनिमल सेल में आपको मिले, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते। और लाइसोसोम के अंदर 40 से ज्यादा, लाइसोसोम्स के अंदर 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इट हैज मोर देन 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। चलिए, फंक्शन क्या है? अच्छा, जब बेटा मैंने ये लफ्ज आपको बोला कि इसके अंदर 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दरअसल कहलाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं। ठीक है, 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसके फंक्शन के बारे में आपसे बात करूंगा। इसका फंक्शन आपको मिलेगा डाइजेशन। ठीक है, इसका फंक्शन आपको मिलेगा डाइजेशन। इट हेल्प्स इन digestion of substances taken into the cell। ये सब्सटेंसेस की डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, जो भी चीज सेल में ली जाएगी। मिसाल के तौर पे आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं फेगोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह को इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, अब जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो सेल के अंदर आ गया,
तो अब उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम इसको घेर लेंगे और अपने एंजाइम रिलीज करेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो बैक्टीरिया है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो लाइसोसोम का बेसिकली काम क्या है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेकन इनटू द सेल। ये डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है ये उसमें मदद देती, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेकिंग इनटू द सेल, ठीक है। डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस में मदद देती। चलिए, तो ये आपको इसका फंक्शन मिलेगा। लाइसोसोम को हम सुसाइड सेल भी बोलते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं इसको सुसाइड सेल क्यों कहते हैं? सुसाइड का मतलब है खुदकशी करने वाला। वाई वी टर्म सुसाइड सेल, कोई बता सकता है? वाई इट इज टर्म्ड एज सुसाइड सेक? इसको सुसाइड सेक का नाम क्यों देते हैं? इसको सुसाइड सेक का नाम इसलिए देते हैं जी, फरमाइए जी, अवेश फरमाइए। सर क्योंकि ये अपने प्रोटीन को खुद ही खा जाता है। नहीं, अपने प्रोटीन को खुद नहीं खाता। अगर ये सेल के अंदर मौजूद है, किसी वजह से ये फट गया तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। किसी सेल के अंदर लाइसोसोम अगर फट गया तो इसके निकलने वाले एंजाइम्स क्या करेंगे? इसके निकलने एंजाइम्स पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और पूरा सेल खत्म हो जाएगा। इस वजह से आप इसको क्या नाम देते हैं? इस वजह से आप इसको जो है सुसाइड सेल का नाम देते हैं। सेल जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा, ठीक है, पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने जो लफ्ज अदा किया कि ये प्रोटीन्स अपने प्रोटीन्स को खा जाएगा, तो इसकी कहने में थोड़ी सी आपकी करेक्शन मुझे करना होगी कि देखिए जब एंजाइम्स रिलीज होंगे तो वो एंजाइम्स पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिस्ट्रॉय करने में सबसे पहला टारगेट प्रोटीन्स हो, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है अपने अंदर। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के अपने जो प्रोटीन्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेल के अपने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देंगे। जब वो सेल के अपने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देंगे तो आपके पास सेल जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको सुसाइड सेक का नाम लेते। चलिए, अभी ये लाइसोसोम कंटिन्यू है, इतनी बात नोट करना चाहें आप कर सकते। नमाज का टाइम अभी बाकी है, ठीक है, उसको कॉपी कर